हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन चेंजिंग योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग को पता चल गया था कि लान फैमिली के साथ पहले क्या हो चुका है एंड किस लिए जियान यान ली को सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा हेट मिलता है। अब हमें कुछ दिन स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपनी डेली रूटीन के मुताबिक रोज सुबह उठता था, कॉलेज जाता था, वेंचाओ से मिलता था, अपने सारे दोस्तों से मिलता था, उसके बाद अपनी मेंशन में वापस आता था और फिर सोने के बाद ड्रीम में वी भूषण के साथ बात करता था। विंग का दिन ऐसे बीत रहा था, लेकिन इस बीच भी विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था एंड अब तो वो बहुत ही ईगरली चाहता था कि वांगजी जल्दी से जल्दी वापस लौट आए एंड विंग वांगजी से मिल पाए। वांगजी को चाहे 3 वीक्स हो चुके थे। अभी विंग मिरर के सामने खड़ा हुआ है एंड अपने बालों को ब्रश कर रहा है। विंग अपने फेस की तरफ देखता है तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है एंड उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। विंग अपने मन में ही सोचता है, वो तो खाना पीना भी ढंग से कर रहा है एंड प्रॉपर नींद भी ले रहा है, फिर उसकी आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन विंग उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है एंड अपनी सीट से उठकर बाहर की तरफ जाता है। आज विंग लान मेंशन जाने वाला है। एक्चुअल में वांगजी के जाने के बाद से ही लानी इवन लान मेंशन के बाकी लोग विंग को लान मेंशन आने के लिए बार बार बोल रहे थे कि वांगजी के आने के बाद वो फिर से अपने मेंशन वापस चला जाए, लेकिन विंग ही उनको मना कर रहा था। लेकिन आज लानी ने बहुत ज़्यादा जिद किया था कि आज वो उनके साथ टी पीने के लिए प्लीज़ आए। इतनी बार कहने पर विंग लानी को मना नहीं कर पाया एंड उसने हाँ कर दिया था। अभी विंग लान मेंशन ही जा रहा था। थोड़ी देर में वो लान मेंशन पहुंच जाता है। जब वो लान मेंशन के अंदर जाता है तो वहाँ उसे म्या यान ली, लानी, लानचिटन एंड लानशिचन सब मिलते हैं। वहाँ पे कुछ एल्डर्स भी थे। वहाँ पे पहुँचते ही विंग सबको ग्रीट करता है। उसके बाद उसने जो पेस्ट्री एंड कुकीज़ लाए थे वो लानी को दे देता है। लानी एक मेड को वो सब देकर उन सबके लिए टी अरेंज करने के लिए कहता है। उसके बाद वो विंग को हक करते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? कितने टाइम से हम तुम्हें बोल रहे थे कि वांगजी जब तक नहीं है तुम हमारे साथ इस मिशन में आके रहो, लेकिन तुम वहाँ पे अकेला रह रहे हो। देखो तुम कितना ज़्यादा पतला हो गए हो, तुम खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो क्या? उसके बाद लानी विंग के फेस को सहलाते हुए कहते, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स क्यों है बेटा? तुम ठीक से सो नहीं रहे हो क्या? तभी मैं पास आते हुए कहती है, विंग क्या तुम ब्रदर को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो कि तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो? तभी विंग मैम की तरफ आग दिखाते हुए कहता है कि तुम चुप करो, हमेशा बेकार ही बोलते हैं। उसके बाद वो लैनी की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नहीं पता अचानक से मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों आ गए, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। लानी विंग के फेस को सहलाते हुए अपने सिर को नोट कर देता है। उसके बाद विंग सबके साथ वहाँ पे बैठ जाता है एंड सबके साथ बात करते हुए अपनी इवनिंग टी को एंजॉय करता है। विंग थोड़ी देर तक उनके साथ बात करता है। उसके बाद रात होने से पहले वो सबको बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले लानी विंग को कहता है कि वो हॉस्पिटल जाके एक बार खुद का चेकअप करवा ले। विंग का तबीयत लानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विंग भी अपने सिर को नोट करता है। उसके बाद सबको ग्रीट करके वहाँ से निकल जाता है। अब हमें लान मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग बैठ के अपना स्टडी कर रहा था। स्टडी करते करते उसे बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था, इसलिए वो अपनी बुक्स को बंद करता है और बाहर देखने लगता है। अभी बस 9 ही बज रहे थे। विंग का सोने का टाइम अभी भी नहीं हुआ था। विंग सोचता है कि वो कुछ और करे, तो उसे मम्मी की बात याद आती है कि वांगजी की स्टडी में बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वांगजी बहुत ही बोरिंग और खड़ूस है, लेकिन वांगजी बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, रोमांटिक नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक रीड करता है। तो विंग अगर चाहे तो वहाँ से बुक रीड कर सकता है। मम्मी की उस बात को याद आते ही विंग वांगजी के स्टडी में जाने का सोचता है। उसने आज से पहले कभी भी वांगजी की स्टडी में नहीं गया है, इसलिए वो सोचता है आज वो जाके वांगजी को स्टडी को एक्सप्लोर करेगा। ऐसा सोचते हुए वो वांगजी की स्टडी में पहुंच जाता है। वांगजी का स्टडी बहुत ही ब्यूटीफुल था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, काफ़ी एलिगेंट था एंड काफ़ी ब्यूटीफुल था। वांगजी के स्टडी के एक तरफ का पूरा दीवार बहुत सारी बुक से भरा हुआ है। विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है वांगजी के पास इतनी बुक्स है ये देखकर। उसके पास ही के एक दीवार में बहुत सारे फाइल्स रखे हुए हैं। विंग बहुत ही ध्यान से उस बुक शेल्फ के पास जाता है और उन बुक्स को देखने लगता है। वहाँ पे वो बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे लव स्टोरीज, रोमांटिक एंड मोटिवेशनल बुक्स दिखते हैं। विंग वहाँ से एक बुक पिक करता है जिसका नाम था योर नेम। विंग उस बुक की तरफ देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र वांगजी के वहीं पे रखा हुआ एक ऑफिस डेस्क की तरफ जाता है। वहाँ पे एक कंप्यूटर एंड एक लैपटॉप रखा हुआ था। विंग धीरे से उस डेस्क के पास जाता है और वहीं पे चेयर पर बैठकर उस बुक को रीड करने लगता है। विंग को वो बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए वो बहुत देर तक उस बुक को रीड करता है। फिर जब विंग थोड़ा सा थक जाता है तो वो उस बुक के उस पेज को थोड़ा सा फोल्ड करता है और उस बुक को बंद करके वहीं पे रखता है।
तभी उसकी नज़र उस लैपटॉप पर जाता है और वो उस लैपटॉप को ओपन करके उसे ऑन करने की कोशिश करता है, तो देखता है लैपटॉप में तो कोई पासवर्ड ही नहीं है। विंग अपने मन में सोचता है क्या ये लैपटॉप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वांग जी ने इस पर कोई पासवर्ड क्यों नहीं लगाया। फिर विंग उस लैपटॉप को देखने लगता है। थोड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद विंग को एक फाइल दिखता है जो इंपॉर्टेंट फाइल्स में से सेव था। विंग थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद अपनी क्यूरियोसिटी के मारे उस फाइल को ओपन कर ही देता है, तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस थे। विंग अपने मन में ही सोचता है ये कैसे वीडियोस है, वांग जी कैसे वीडियोस अपने लैपटॉप में रखता है। विंग थोड़ा सा स्क्रॉल करता है तो उससे एक स्विमिंग पूल का वीडियो दिखता है, जो देख के विंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस वीडियो को प्ले कर देता है। और जब विंग उस वीडियो को प्ले करता है तो उस वीडियो को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो किसी सीसीटीवी फुटेज था एंड वो सीसीटीवी फुटेज और कहीं का नहीं, उस शियंतियन क्लब का उसी जगह का फुटेज है जहाँ पर विंग को धक्का दिया गया था। एंड ये फुटेज उसी टाइम का है जहाँ पर रोज़ ने विंग को धक्का देकर वहाँ से निकल गई थी एंड विंग हेल्प मांग रहा था। विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो अपने मन में ही कहता है ये फुटेज तो डिलीट हो चुका था ना। मैं जब वहाँ पे गया था तो मुझे साफ साफ कहा गया था कि ये फुटेज डिलीट हो चुका है एंड उन लोगों को ये फुटेज नहीं मिल रहा है। तो फिर ये फुटेज वांग जी के पास क्या कर रहा है? क्या वांग जी ने इस फुटेज को निकलवाया है? लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया है? वांग जी ने इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। विंग के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तब विंग को याद आता है कि वेंचाओ ने बताया था उस दिन वांग जी रोज से मिलने के लिए गया था एंड अभी वांग जी भी थाईलैंड में है एंड रोज भी वांग जी के साथ थाईलैंड में ही है। ये सब सोचते हुए एंड उस वीडियो को देखते हुए विंग का हाथ कांपने लगा था। विंग ना चाहते हुए भी यही सोच रहा था क्या वांग जी ने जानबूझकर इस वीडियो को डिलीट करवाया था ताकि विंग को ये फुटेज ना मिले एंड विंग पुलिस स्टेशन ना जा पाए रोज के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? और वांग जी को सब कुछ पता है, उसके पास प्रॉपर एविडेंस है, लेकिन वांग जी फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। क्या वांग जी खुद से रोज़ को बचा रहा है? लेकिन क्यों? क्या ये इस वजह से है कि रोज़ वांग जी का एक्स फियांसे है एंड वो इतने टाइम से वांग जी का फियांसे बनी रही है? ये सब सोचते ही विंग के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था एंड साथ में उसके हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी चेस्ट को होल्ड करते हुए अपने पेन को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वांग जी को रोज के साथ विंग सोच रहा था तब भी विंग के हार्ट का पेन और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो किसी भी तरीके से होल्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो विंग तुरंत ही उस लैपटॉप को बंद करता है। उसके बाद अपनी सीट से खड़ा होकर उस स्टडी रूम की सारी लाइट्स से ऑफ करके उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग भाग के अपने रूम की तरफ आता है और आके अपने बेड पे बैठ जाता है। विंग को अभी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड ऊपर से वो इतना ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था। वो तुरंत ही ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेता है और वहीं पे सो जाता है। विंग अपने मन में सोचता है क्यों वांग जी, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया एंड मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड करते रहे कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम उस रोज़ को चाहते हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया, मेरे साथ वो सब क्यों किया? ऐसा सोचते हुए वो वांग जी के ऊपर सवाल उठाने लगा, लेकिन वांग जी तो यहाँ है ही नहीं जो विंग की सवालों का जवाब देगा। विंग के हार्ट में और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी उसे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था एंड ये सोचिए कि वांग जी और रोज़ वो एक साथ एक ही कंट्री में है एंड साथ एक ही जगह पर है। विंग जितना इस बारे में सोच रहा था उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब तो विंग की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है और कब सुबह हो जाता है विंग को भी पता नहीं चलता। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी एंड आज वो और भी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि आज विभूषण भी उसके पास नहीं आया था। विंग अभी अपने बेड पे बैठा हुआ था और अपनी विंडो से बाहर सनराइज देख रहा था। विंग की आंखें थक चुके थे, लेकिन फिर भी विंग को बिल्कुल भी सोने का मन नहीं कर रहा था। वो अपने मन में कहता है वांग जी तुम कब वापस आओगे? प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। अब हमें कुछ दिन स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे अभी रात के 9 बज रहे थे। विंग ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था एंड वो अभी बैठ के वही बुक रीड कर रहा था जो उसने वांग जी के स्टडी रूम से उठाया था। विंग अपनी बुक को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था। वो फुल कंसंट्रेशन के साथ उस बुक के पेज को पलट रहा था और उस बुक को रीड कर रहा था। तभी विंग का कंसंट्रेशन ब्रेक होता है अपने फ़ोन के रिंग से। विंग उस बुक को वही रखता है और अपने फ़ोन को हाथ में लेता है तो देखते हैं वहाँ पे वेंचाओ का कॉल आ रहा था। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि वेंचाओ ऐसे विंग को रात में कॉल नहीं करता। विंग उस कॉल को रिसीव करके कहता है हेलो वेंचाओ, तुमने इतनी रात को कॉल किया, क्या सब कुछ ठीक है? तो वेंचाओ उस तरफ से कहता है मुझे माफ़ करना विंग, मुझे नहीं पता मुझे ये सब बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी ये आया कि मैं तुम्हें कॉल करूँ एंड तुम्हें सब कुछ बताऊँ। ये सुनते विंग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं वेंचाओ क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लियरली कहो। तो फिर वेंचाओ एक गहरी सी सांस भरते हुए कहता है विंग क्या तुम अभी शेंतेन क्लब के बाहर आ सकते हो? ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो घड़ी की तरफ देखते कहते लेकिन अभी 9 बज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जा पाऊंगा। तभी वेंचाओ कहता है ये इमरजेंसी है विंग एंड इसमें वांग जी भी इन्वॉल्व है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी आ जाओ।
ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वांग जी के नाम सुनते ही विंग कहता है, ओके ओके मैं आ रहा हूँ, रुको तुम। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में लेता है, ड्रॉयर से कुछ पैसे को बाहर निकाल के अपने पॉकेट में डालता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग तुरंत ही मेंशन की कार से उस क्लब के बाहर पहुँचता है तो देखता है बाहर वेंचो खड़ा हुआ था। विंग वेंचो की तरफ जाते हुए कहता है, वेंचो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज शायद शैंतेन क्लब में पार्टी चल रहा है क्योंकि अंदर बहुत तेज़ म्यूजिक की आवाज़ बज रहा है एंड जो बाहर तक आ रहा है। विंग उस क्लब की तरफ देखते हुए कहते हैं, वेंचो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो फिर वेंचो नर्वस होते हुए कहते हैं, विंग अच्छा होगा कि तुम अंदर चल के खुद अपने आंखों से देख लो। ये सुनते विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है, तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो एंड तुमने वांगजी का नाम क्यों लिया? वांगजी तो अभी चाइना में है भी नहीं। तो फिर वेंचो कहता है, मुझे पता था, तुम्हें शायद नहीं पता होगा। तो फिर वेंचो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मेरे साथ अंदर चलो। फिर वेंचो विंग को अंदर की तरफ ले जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, सारे लोग अपने में ही बिजी थे। विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि वो ऐसी जगह में पहले कभी नहीं आया था। वो वेंचो की तरफ देखते हुए कहता है, वेंचो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। तो वेंचो विंग से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसा कहते हुए वो विंग को अंदर की तरफ ले जाने लगा। वो उन सारे लोगों को हटाते हुए विंग को अंदर सेकंड फ्लोर में प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा, जो देख के विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने मन में ही सोचता है, वेंचो मुझे ले कहाँ जा रहा है? लेकिन विंग कोई सवाल नहीं करता और चुपचाप वेंचो को फॉलो करने लगता है। वो लोग एक प्राइवेट रूम के बाहर आके रुकता है। वेंचो विंग को चुप रहने का इशारा करता है। उसके बाद वो अचानक से उस प्राइवेट रूम का गेट को ओपन कर देता है, जो देख के विंग शॉक हो जाता है। वो वेंचो को रोकना चाहता था क्योंकि ऐसे अचानक से लोगों के प्राइवेट रूम के गेट को ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन विंग वेंचो को पहले कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने के नज़ारे को देखकर विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि सामने वांगजी था। विंग अपने मन में ही सोचता है, वांगजी कब चाइना आया? लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉक उसे तब लगता है जब वो देखता है कि वांगजी के लैब में रोज़ बैठी हुई थी और वो विंग को देखकर स्माइल कर रही थी। विंग इतना ज़्यादा शॉक था, वो तुरंत ही 2 कदम पीछे चला जाता है। विंग को देखते ही वांगजी तुरंत ही एक झटके में रोज़ को अपने लैब से नीचे गिरा देता है एंड अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा था। वांगजी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि विंग यहाँ आ सकता है। वांगजी अभी बिल्कुल शॉकिंगली वहाँ पे खड़ा हुआ था। तभी विंग अपनी काँपते हुए आवाज़ में वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो थाईलैंड में थे ना, और तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे। तभी वांगजी अपने दिमाग में कुछ सोचता है और रोज़ की तरफ देखता है, जो अभी विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो रोज़ की तरफ गुस्से में घूरता है। उसके बाद विंग के सामने जाके खड़ा होते हुए कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी का एक्सप्रेशन जो थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा शॉकिंग था, वो अभी बिल्कुल कोल्ड हो चुका था और वो कोल्डली विंग को घूर रहा था। विंग जो अभी शॉक में था वांगजी को यहाँ पे रोज़ के साथ देखकर, वो अपने सेंसेस में वापस आता है और लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या 1 महीने का वेकेशन कम पड़ गया था तुम दोनों के लिए कि तुम लोग चाइना आने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे? ये सुनते ही वांगजी गुस्से में विंग के बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तभी विंग गुस्से में अपनी बाजुओं से वांगजी के हाथ को झटकाते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है लान वांगजी मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये अपना गुस्सा किसे दिखा रहे हो? गुस्सा मैं भी दिखा सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने एक्स फियांसे के साथ ही रहना है तो मुझसे शादी क्यों किया? बताओ लानोंग जी, क्या शादी से पहले मैंने तुम्हें बहुत बार नहीं कहा था कि अगर तुम उस रोज के साथ रहना चाहते हो तो मेरे साथ शादी मत करो? तो फिर अभी उसके साथ मिलने का मतलब क्या है? मुझे जितना याद है ल्यू कंपनी के साथ लान कंपनी का सारा रिलेशन खत्म हो चुका था, तो फिर अभी किस मामले में तुम रोज से मिल रहे हो? क्या मुझे नहीं लगता कि मिस्टर लान इतना बड़ा स्टूपिड होगा कि अभी वो एक सिली रीजन देते हुए कहेगा कि नहीं मैं लान ग्रुप की वजह से ही रोज से मिलने के लिए आया था। और अगर वो मुझे स्टूपिड समझते हैं तो आई एम सॉरी मिस्टर लान, मैं आप पर फिर से भरोसा बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि आपने ऐसी हरकतें एक बार नहीं बहुत बार किया है। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांगजी बिल्कुल शॉक हो जाता है। वांगजी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग उसके साथ ऐसे बात कर सकता है, लेकिन अभी विंग गुस्से, सैडनेस और जेलसी के मारे पागल हो चुका था, इसलिए उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को क्या क्या बोल रहा है। वांगजी विंग को शांत करवाते हुए उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग प्लीज शांत हो जाओ, तुम कुछ गलत समझ रहे हो, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। तो फिर विंग वांगजी के हाथ को फिर से अपने से दूर करते हुए कहता है, मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, मैं कोई स्टूपिड ह्यूमन नहीं हूँ कि कुछ भी सोचता रहूँ। लेकिन वांगजी अभी भी विंग को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, जिससे विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वांगजी की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, लान वांगजी तुम समझ भी रहे हो तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया है मेरे साथ? तुम्हें पता है अभी मुझे कैसा फील हो रहा है? अभी मुझे उस हाउस वाइफ की तरह फील हो रहा है जिसके हस्बैंड ने जिसके ऊपर चीट कर दिया है। चीट वर्ड सुनते ही वांगजी बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो गुस्से में विंग के हाथ को बहुत ही जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, विंग
तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुमने अभी अपने मुंह को बंद नहीं रखा तो तुम अपनी सारी हरकतों की वजह से रिग्रेट करोगे। ये सुनते ही विंग हंसते हुए वांग जी के कॉलर को छोड़ देता है और वांग जी ने विंग के हाथ को जो कस के पकड़ा हुआ था उस हाथ को भी छोड़ते हुए कहता है, अच्छा, रिग्रेट तो मैं अभी कर रहा हूँ, तुमसे शादी करके, तुमसे मिलकर। तुमने तुमने मेरी सेकंड लाइफ को भी ख़राब कर दिया। गॉड ने मुझे सेकंड चांस दिया था अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने का, लेकिन तुमने तुमने मेरी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? ऐसा कहते हुए वो वांग जी के चेस्ट पर हिट करने लगा। अभी ये सब बोलते हुए विंग की आंखों से नॉन स्टॉप के आंसू बह रहे थे। विंग अपने इमोशन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से शायद वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था। वांग जी जो विंग की बातें और एक्शन से इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, विंग की उस आंखों के आंसू को देखकर बहुत ज़्यादा वरीड फील करता है। उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वो तुरंत ही विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है, विंग प्लीज़ पहले खुद को शांत करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन विंग वांगजी को उससे दूर पुश करते हुए कहते हैं, मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, आई हेट यू लान वांगजी। ऐसा कहते हुए वो रोते हुए उस क्लब से बाहर निकल जाता है। वांगजी विंग को ऐसे भागते हुए देखकर विंग के पीछे जाना चाहता था, लेकिन रोज तुरंत ही वांगजी को रोकते हुए कहता है, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वांगजी रोज की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुमने जानबूझ के ऐसा किया है ना? ये सुनते रोज इनोसेंट आइस के साथ कहता है, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, बिलीव करो मैं कुछ नहीं जानती थी, और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही थी, तो फिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? वांगजी गुस्से में अभी रोज को घूर रहा था। तभी वांगजी वहाँ से फिर से जाने ही वाला था कि रोज वांगजी के हाथ को पकड़ हुए कहती है, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बात अभी फिनिश नहीं हुआ है। तभी वांगजी जोर से अपने हाथ को रोज के हाथ से छुड़ाता है और गुस्से में वो रोज की तरफ देखते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मैंने कहा है ना तुम मुझे टच नहीं करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और उस समय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी लैब में बैठने की? अब हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी, रोज एंड वहाँ पे और एक लड़की बैठी हुई थी जो और कोई नहीं, शिचन का एक्स गर्लफ्रेंड पेंग तेई थी। वो तीनों बैठ के वहाँ पे कुछ बात कर रहे थे जिससे वांगजी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और साथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था। वो धीरे से अपने सिर को झुकाते हुए कहते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? तो फिर रोज़ अपनी जगह से खड़ी होती है और एक ड्रिंक के ग्लास को अपने हाथ में लेते हुए तुरंत ही वांगजी के लैब में बैठ जाती है, जिससे वांगजी बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो रोज़ की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और जब वांगजी अपने सामने विंग को देखता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में ही सोचता है, विंग विंग यहाँ क्या कर रहा है? एंड विंग को देखते ही वो तुरंत ही रोज़ को अपनी लैब से धक्का मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि विंग ने रोज़ को वांगजी के लैब में देख लिया था। एंड वांगजी समझ रहा था कि पक्का विंग ने वांगजी और रोज़ को इस तरह से देखकर कुछ गलती समझा होगा। एंड वांगजी का शक बिल्कुल सही था। वांगजी को अपने ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए देखकर रोज़ थोड़ा सा सहम जाते हो, लेकिन फिर भी रोज़ बोल्डली वांगजी के सामने खड़ा होते हुए कहते, वांगजी भूलो मत, तुम मुझ पर इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते। तभी वांगजी रोज़ की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, क्या कर लोगे? अगर मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर भी लूँगा तो तुम क्या कर लोगे? ठीक है, मैं भी लान वांगजी हूँ। तुम इस दुनिया के सारे इंसान को अपने हाथ का पपेट बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अब मैं भी देखूंगा कि तुम लोग क्या कर सकते हो। ऐसा कहते हुए वो अपने सनग्लासेस को पहनता है और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वेंचाओ तो पहले ही वहाँ से निकल चुका था जब उसने विंग को भागकर जाते हुए देखा था। उसने विंग को फॉलो भी किया था, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसे विंग कहीं पर भी नहीं दिखा था। उसने विंग को बहुत बार कॉल किया था, लेकिन विंग कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है एंड वो वहीं पे आसपास ढूंढने लगता है। वो अभी मेन रोड में विंग को ढूंढने लगा था, लेकिन उसे विंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। अब हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है जो शियनतान क्लब के बाहर आता है और अपने फ़ोन में अपनी सिक्योरिटी के साथ बात करने लगता है। वांगजी अपने सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है कि वो अभी अभी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को वांगजी के पास भेजे। कुछ ही मिनट के अंदर वांगजी के सिक्योरिटी के साथ साथ वांगजी के 5-6 बॉडीगार्ड्स भी आ चुके थे। वो तुरंत ही वांगजी के सामने खड़े हो जाते हैं और सारे लोग वांगजी को ग्रीट करते हैं। तभी वांगजी उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है, विंग को ढूंढो, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा, वो मेन रोड पे ही होगा। ये सुनते ही सारे लोग अपने सिर को नोट करता है और विंग को ढूंढने के लिए अपनी कार में निकल जाता है। वांगजी भी अपनी कार में बैठता है और वो भी विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में पूरे आसमान में बादल गरजने लगा था और बहुत तेज़ की बारिश आ गया था। सडनली इतनी तेज़ बारिश से वांगजी बिल्कुल शॉक हो चुका था। वांगजी अपने मन में कहते हैं, डैम विंग तुम कहाँ हो? तुम इतनी बारिश में बाहर कैसे घूम सकते हो? ऐसा सोचते हुए वो अपनी ड्राइविंग को और भी तेज़ कर देता है। वांगजी आसपास ही देख रहा था क्योंकि विंग ने जिस कार को लाया था वो तो कब के बाहर ही खड़ा हुआ था और विंग बिना कार के वहाँ से भाग के गया था। तो वांगजी श्योर था कि विंग ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। वांगजी वहीं पे ढूंढ रहा था। अब हमें रोड के एक कोने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग एक कोने में बैठा हुआ था और रो रहा था।
विंग को खुद भी नहीं पता उसे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। विंग के हार्ट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है एंड विंग के हार्ट में हमेशा इतनी तेज़ दर्द होता है जब भी विंग रोज़ के साथ वांगजी को देखता है। विंग अपने मन में कहता है क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या सच में मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ये सोचकर कि वांगजी अभी रोज़ के साथ है, लेकिन उससे मुझे क्या, रोज़ उसका एक्स फियांसे है एंड मैं तो कुछ ही दिन हुआ है ना कि वांगजी की लाइफ में आया हूँ, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपने हार्ट को कस के पकड़ लेता है। विंग को भी बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत अपसेट फील हो रहा था और वो अपने आंसुओं को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो नॉन स्टॉपली बह जा रहा था। विंग अभी भी उस तेज़ बारिश में वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके सामने से बहुत सारे गाड़ियाँ क्रॉस हो रहा था जो विंग को बिल्कुल अवॉइड कर रहा था। तभी विंग देखता है उसके सामने एक कार आके खड़ा हो चुका है। विंग अपनी नज़रों को ऊपर नहीं उठाता। विंग को नहीं पता ये पर्सन कौन है और विंग को जानना भी नहीं है। विंग तो अभी अपनी दुख में बिजी है। तभी उस कार से एक पर्सन बाहर निकलता है और विंग के सामने आकर खड़ा होता है और अब उसके पास जो अम्ब्रेला था वो विंग के ऊपर डाल देता है। विंग को जब महसूस होता है कि वो अभी भीग नहीं रहा है तो वो धीरे से अपनी आंखों को ऊपर उठाता है और अपने सामने देखता है तो वहाँ पे लैन फैंग खड़ा हुआ था। लैन फैंग को यहाँ इस टाइम पे अपने सामने देखकर विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो सरप्राइजिंगली लैन फैंग की तरफ देख रहा था। लैन फैंग तो बस यहाँ से अपने मेंशन की तरफ जा रहा था। तभी उसने एक पर्सन को रोड के कोने में बैठा हुआ देखा जो इतनी तेज बारिश में भीग रहा था। एक पर्सन को अकेला इस तरह से देखकर क्यूरियोसिटी के मारे लैन फैंग ने अपनी गाड़ी को रोका था और अम्ब्रेला लेके बाहर आया था। और जब उसने उस पर्सन का फेस देखा तो वो भी बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था। लान फैंग सरप्राइज होते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी बारिश में आप ऐसे बैठे क्यों हुए हैं। लैन फैंग को देखकर विंग भी बिल्कुल सरप्राइज था। वो सरप्राइजिंगली लैन फैंग को बस घूरे जा रहा था। तभी लान फैंग अच्छे से विंग के पूरे फेस को नोटिस करता है तो देखता है विंग का आइज बिल्कुल सॉलन है जो देख के लग रहा था कि विंग बहुत देर से रो रहा होगा और विंग पूरी तरीके से भीगा हुआ है। लैन फैंग विंग से ज़्यादा सवाल नहीं करता। वो विंग की तरफ उस अम्ब्रेला को बढ़ाते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ मेरे साथ आइए, मैं आपको मेंशन छोड़ देता हूँ। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी जगह पे खड़ा होता है और लैन फैंग की तरफ देखता है। लैन फैंग अपनी जगह से मुड़ने ही वाला था जाने के लिए कि वो देखता है कि विंग अपनी जगह से गिरने ही वाला था। विंग उस रोड पे गिरता उससे पहले लैन फैंग विंग को कैच कर लेता है। विंग को इस तरह से देखकर लैन फैंग शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही विंग के चिक्स पर पैट करते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। तभी वो देखता है कि विंग अपने आइस को ओपन नहीं कर रहा। लान फैंग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो बार बार विंग को ब्रदर इन लॉ करके उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विंग अपने आइस को ओपन ही नहीं कर रहा था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी गुस्से में अपनी असिस्टेंट यांग को डांट रहा था कि उन्हें अभी भी विंग क्यों नहीं मिला। तभी वांग जी के फ़ोन में लान फैंग का कॉल आता है जो देख के वांग जी गुस्से में कहता है कि ये अभी मुझे कॉल क्यों कर रहा है। वांग जी को बहुत अच्छे से पता है लान फैंग वांग जी को आसानी से कॉल नहीं करता क्योंकि लान फैंग वांग जी से काफ़ी ज़्यादा डरता है। वांग जी लान फैंग की कॉल को रिसीव करते हुए कहता है, क्या हुआ। तभी लान फैंग उस तरफ से कहता है, सिटी हॉस्पिटल, आप यहाँ जल्दी आ जाइए, ब्रदर इन लॉ मेरे साथ ही है एंड अभी वो अनकॉन्शियस है एंड डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। ये सुनते ही वांग जी तुरंत ही उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसने अपने बॉडीगार्ड्स और अपने असिस्टेंट को भी बोल दिया था कि उसे विंग मिल चुका है। वांग जी जब उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि लान फैंग बाहर ही बैठा हुआ है। वांग जी को देखते ही लान फैंग अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, विंग इस रूम में है। ऐसा कहते हुए वो एक रूम की तरफ इशारा कर देता है। वांग जी एक सेकंड भी नहीं रुकता और उस रूम की तरफ जाते हुए उस गेट को ओपन कर देता है तो देखता है विंग उस हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है और उसके हाथ में आईवी ड्रिप लगा हुआ है जो देख के वांग जी वरीड हो जाता है। वो लान फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ विंग को। तभी लान फैंग कहता है, कुछ नहीं, वो बस अनकॉन्शियस है एंड बाकी की बात आपको डॉक्टर बता देंगे। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को बाय कहते हुए कहता है, आप यहाँ आ ही चुके हैं तो मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी उस रूम में एंटर करता है और विंग के पास से जाके बैठ कर विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था जो देख के वांग जी और भी ज़्यादा वरीड हो रहा था। तभी उस रूम में एक डॉक्टर आती है। वांग जी उस डॉक्टर की तरफ देखता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। तभी वो डॉक्टर वांग जी की तरफ देखकर ग्रीट करते हुए कहता है, ओह मिस्टर लान, आप फाइनली आ ही गए। तो वांग जी बस अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, विंग को क्या हुआ है, उसे होश क्यों नहीं आ रहा। ये सुनते ही डॉक्टर एक स्माइल करते हुए कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बस थकावट की वजह से और बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो चुके हैं। फिर वांग जी अपने सिर को नोट करता है और विंग की तरफ कंसर्नली देखने लगता है। वांग जी को देखकर वो डॉक्टर एक स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर लान। तो वांग जी उस डॉक्टर की तरफ फिर से देखता है तो वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। ये सुनते ही वांग जी कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो डॉक्टर की तरफ ही ब्लैंकली देख रहा था। वांग जी के रिएक्शन देखकर डॉक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, मिस्टर लान, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो।
वैसे तो मिसेस लान अब बिल्कुल फिट एंड हेल्दी है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा-सा वीक लगे मुझे। इसलिए प्लीज़ आप उनके खाने-पीने का और उनके सोने के टाइम का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वांग जी को ग्रीट करके वहाँ से निकल जाती है। वांग जी, जो अभी भी वहाँ पे शॉकिंगली खड़ा हुआ था, उसके दिमाग में ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा था कि वो डॉक्टर अभी वांग जी को क्या कहा। वांग जी अपने मन में ही कहता है, क्या उस डॉक्टर ने ये कहा कि विंग विंग प्रेग्नेंट है? फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है, जो वहाँ पे अभी भी अनकॉन्शियसली लेटा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के पास जाकर बैठता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग की तरफ ही देखने लगता है। अभी वांग जी की आंखों में बहुत सारे इमोशंस दिखाई दे रहे थे, जो सिर्फ विंग के लिए है, उसका आने वाला बेबी के लिए। वांग जी धीरे से विंग के हाथ पर किस करता है और उसके हाथ पर अपने सिर को रख देता है। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आप जैसे सुन सकते हैं बहुत तेज़ की बरसात हो रही है एंड वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा बरसात की साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसलिए आई एम सो सॉरी। मैं जितना हो सके इस बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर ये बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव ना हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है, और अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।